हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर है एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम जो 8 दिसंबर को हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का है। 100% एक्यूरेट क्वेश्चन एंड एक्यूरेट आंसर के साथ मेरे भाई। तो आप इसे क्वेश्चन हो सकता है कि इसका भी रिवीजन हो, रिपीट हो क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। एक बार गो थ्रू हो जाने के बाद आपको माइंड मेकअप हो जाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होने वाला है मेरे भाई। तो जिनका नज़दीक एग्ज़ाम है तो कोशिश करेंगे कि जितना भी क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो सके मैं करा दूंगा। और यहाँ से आप चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा कि वीडियो जैसे ही अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, बिहू बिहू नृत्य भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असम में। कुछ डिटेल्स भी मैं आपके साथ लेकर के आया हूँ। बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है। यह 3 अलग अलग त्योहारों का समूह है। रंगाली या बोहांग बिहू अप्रैल में, कंगाली या काती बिहू अक्टूबर में और भोगाली या माघ बिहू जनवरी में मनाया जाता है। इसमें रंगाली बिहू सबसे महत्वपूर्ण है जो असमिया नव वर्ष और बसंत उत्सव का प्रतीक भी है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका है रंगाली बिहू। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में चुनाव आयोग द्वारा केंद्र और राज्य के चुनाव कराने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर एक तरह से कहा जाए, ऑप्शन मतलब ठीक ठाक नहीं मिल पाया था, तो यहाँ से मैं डिटेल्स इसका ले आया था मेरे भाई। इसका राइट आंसर आपको देखिए यहाँ दिया गया है। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है, जो चुनाव कराने हेतु आयोग की स्थापना का आह्वान करता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 के संविधान के तहत की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 संबंधित है। और यहाँ देखिएगा आपका बोला केंद्र और राज्य का चुनाव, तो केंद्र और राज्य का चुनाव देखिए, वयस्क मताधिकार प्रावधान लोकसभा और राज्यसभा का प्रावधान आपका है आर्टिकल 326 में मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2025 में उड़ीसा हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? उड़ीसा हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरीश टंडन जी हैं। इन्होंने 26 मार्च 2025 को उड़ीसा उच्च न्यायालय के 35वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इससे पहले उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति हरीश टंडन जी, ये सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न। 2014 एशियाई खेलों में किस भारतीय बॉक्सर को अपनी कांस्य पदक लेने से इनकार करने पर दंड दिया गया है? 2014 एशियाई खेलों में किस भारतीय बॉक्सर को अपनी कांस्य पदक लेने से इनकार करने पर दंड यानी पेनल्टी दिया गया था? वो आपका कौन है? तो भारतीय बॉक्सर एल सरिता देवी इनको किया गया था। विवादास्पद सेमीफाइनल हार के विरोध में अपना कांस्य पदक लेने से इनकार करने पर दंड दिया गया था। उन्होंने इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA द्वारा 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया और 1000 स्विस फ्रैंक का जुर्माना भी लगाया गया था। यह निर्णय उनके दक्षिण कोरियाई प्रतिद्वंदी पार्क जीना के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में जजों के फैसले के विरोध में था, जिसे कई लोगों ने अनुचित माना था, जिसके कारण एल सरिता देवी को दंड मिला था, पेनल्टी। चलिए, फुटबॉल में फ्री किक कब दी जाती है? फुटबॉल में फ्री किक कब दी जाती है? तो फुटबॉल में फ्री किक तब दी जाती है जब विरोधी टीम कोई फाउल यानी गलती करती है, जैसे अनुचित संपर्क, खतरनाक खेल, हैंडबॉल या नियमों का कोई उल्लंघन होता है, तब आपको फाउल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्री किक कब दी जाती है? तो यहाँ लिखा है
कि व्हेन अ प्लेयर कमिट अ फाउल और ब्रेक्स द रूल, मतलब नियम तोड़ते हैं या कोई फाउल का उल्लंघन करते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 जो चला, मुख्य रूप से किस मॉडल पर आधारित था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। आपका हो जाएगा पीसी महालनोबिस, कहाँ गया नेहरू, महालनोबिस मॉडल। अगला प्रश्न है मणिपुरी डांस प्राइमरली रिप्रेजेंट्स विच थीम, मुख्यतः किस रूप में अभिव्यक्त करता है मणिपुरी नृत्य? तो आपका हो जाएगा मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम और रास लीला और हिंदू वैष्णव प्रसंगों को अभिव्यक्त करता है। तो आपका हो जाएगा डिवोशन एंड लव। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, इन टेनिस द टर्म्स एडवांटेज इन एंड एडवांटेज आउट रेफर टू, मतलब टेनिस में एडवांटेज इन एडवांटेज आउट शब्द की स्थिति को दर्शाते हैं, किस चीज को? तो एडवांटेज इन और एडवांटेज आउट शब्द टेनिस में ड्यूस स्कोर के बाद की स्थिति को दर्शाते हैं। ड्यूस तब होता है जब दोनों खिलाड़ी का स्कोर 40-40 के बराबर होता है, मतलब टाई अप कर जाता है। अ प्लेयर लीडिंग बाई 1 पॉइंट आफ्टर ड्यूस, मतलब ड्यूस के बाद अगर जिनका भी 1 पॉइंट आ गया काम उसका हो गया, वो विनर हो जाता है। चलिए अगला, 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार से किस भारतनाट्यम नृत्यांगना को सम्मानित किया गया था? 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार से किस भारतनाट्यम नृत्यांगना को सम्मानित किया गया था? तो आपका 25 में कथक नृत्यांगना कमुदनी लखिया ओडिसी नृत्यांगना शारदा सिन्हा, मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण मिला था। जतिन गोस्वामी को पद्म भूषण मिला था, जो सत्रिया के प्रतिपादक थे, न कि भरतनाट्यम के। और यहाँ पूछा भरतनाट्यम के, तो भरतनाट्यम को पद्म भूषण से सम्मानित करने वाले का सीधा उल्लेख नहीं, लेकिन अभिनेत्री नृत्यांगना शोभना चंद्र कुमार को कला के क्षेत्र में उनको योगदान के लिए पद्म भूषण मिला था। तो हो जाएगा कौन? शोभना चंद्र कुमार आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल था? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के मुख्य प्रावधानों में विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, गैर सरकारी सदस्यों यानी भारतीयों की संख्या में बढ़ोतरी, हालांकि सरकारी बहुमत बना रहा, और सदस्यों को वार्षिक बजट पर चर्चा करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार देना, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं। तो यहाँ देखिए क्लियर है ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने और चर्चा करने की अनुमति देना, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, अ सुटेबल वाई पुस्तक के ऑथर कौन हैं? आपका लेखक कौन हो जाएंगे? तो विक्रम सेठ। विक्रम सेठ 1993 में प्रकाशित हुआ था। वह अंग्रेजी भाषा के एकल खंड में प्रकाशित सबसे लंबे उपन्यासों में से एक है, जो स्वतंत्रता के बाद भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अगला प्रश्न, 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित बैजंती माला बाली किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो आपका बैजंती माला बाली मुख्य रूप से भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो आपका हो जाएगा भरतनाट्यम। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन थार मरुस्थल के संबंध में सही है? पहला कथन है यह अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। दूसरा है यहाँ भारत में सबसे कम वर्षा होती है। तो इसका कथन 1 और 2 गलत है, क्योंकि यह अरावली के पश्चिम में स्थित है, तो ये आपका कट गया। और यहाँ भारत में सबसे कम वर्षा होती है, यहाँ भारत में सबसे कम वर्षा होती है 250 मिलीमीटर से भी कम, लेकिन यह कथन भारत में सबसे कम वर्षा की तुलना में कम वर्षा को दर्शाता है। मतलब जो कम वर्षा होना चाहिए उससे भी कम है, मतलब कि माइनस में जाके -mm है इसका वर्षा का लेवल। अरावली के संदर्भ में इसकी स्थिति पूर्व नहीं पश्चिम और उत्तर पश्चिम है।
तो इसका क्या हो जाएगा, नाइदर अ स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब बोथ आर इनकरेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों गलत है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, उसी का है, विश्लेषण पूरा था, डिटेल्स, फोटो खींचिएगा तो खींच लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को का विश्व बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल नहीं है, नहीं बोला है आपका। तो यहाँ 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जो यूनेस्को में शामिल हैं, जिसमें पहला आपका हो गया सिमलीपाल ओडिशा, नोकरेंग मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नीलगिरी तमिलनाडु, केरल कर्नाटक में फैला हुआ है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, और आपका यहाँ देख लीजिए अचानक मार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में फैला हुआ है, ग्रेट निकोबार अंडमान एवं निकोबार में है, अगस्ता मलाई है आपका केरल और तमिलनाडु में, 11वां है खांग चेंद जोंगा जो सिक्किम में है, और पन्ना आपका मध्य प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर ये भी देख लीजिए आप, 26 से 28 सितंबर 2025 के मध्य मानव एवं जीव मंडल अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद का 37वां सत्र हांगजो चीन में आयोजित हुआ। तो आप इसमें से मिला लीजिएगा कौन इसमें नहीं है, पंचमढ़ी भी देखिए आपका है, नंदा देवी भी आपका है, नीलगिरी है, और पन्ना भी आपका इधर है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन जो था उसके हिसाब से आपको टिक करना था। आगे बढ़ते हैं, सम्राट कनिष्क के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सम्राट कनिष्क कुषाण वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे, ये बात सही है। उनके संरक्षण में चौथी बौद्ध संगति फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। इस संगति में बौद्ध धर्म की महायान शाखा को औपचारिक मान्यता मिली थी। बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान में। तो महायान शाखा को औपचारिक मान्यता मिली थी और बौद्ध ग्रंथों पर महत्वपूर्ण चर्चाएं भी हुई थी। चलिए, और करा वाई अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट क्यों है उसके बारे में। उनके पुत्र का नाम वासुदेव था, कनिष्क के बाद कुषाण शासकों में एक नाम वासुदेव का था, लेकिन यह कहना गलत है कि वो सीधे तौर पर कनिष्क के पुत्र थे। यह कनिष्क के बारे में एकमात्र सही कथन है। चलिए, तो कथन सही कौन हो जाएगा, हिज सक्सेसर सन वाज नेम्ड वासुदेवा, आपका ये हो जाएगा। चलिए, और सी नंबर है, वे चोल वंश के शासक थे, कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे, न कि चोल वंश के। तो कनिष्क कुषाण वंश के शासक के, चोल वंश के नहीं थे। चोल वंश दक्षिण भारत का एक राजवंश था। वे अजंता गुफाओं के निर्माण के लिए माने जाते हैं। अजंता गुफाओं का निर्माण विभिन्न अवधियों में मुख्य रूप से गुप्त काल के दौरान हुआ था। इसका श्रेय अलग अलग शासकों और बौद्ध भिक्षुओं को जाता है। कनिष्क का शासनकाल अजंता गुफाओं के निर्माण के प्रमुख काल से अलग था। तो इसका राइट आंसर आपको बता दिए, इसका राइट आंसर हिज सक्सेसर सन वाज नेम्ड वासुदेवा, इसका राइट आंसर है मेरे भाई। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, फतवा ए आलमगीरी नामक मुस्लिम कानूनों की संहिता किस गुलाम शासक के काल में संकलित की गई थी। द फतवा ए आलमगीरी A comprehensive code of Islamic laws was compiled during the reign of which Mughal ruler। तो आपका फतवा ए आलमगीरी नामक मुस्लिम कानून मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में 1658 से 1707 में संकलित कर दी गई थी। इसका राइट आंसर आपका औरंगजेब हो जाएगा। उनके कहने पर इस्लामी विद्वानों और न्यायविदों की एक टीम ने तैयार किया था और वह सुन्नी हनफी इस्लामी न्यायशास्त्र पर आधारित एक व्यापक कानून संहिता बनाई थी। उसी को कहा जाता था फतवा ए आलमगीरी, औरंगजेब के टाइम में। चलिए, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में भारतीय दंड संहिता आईपीसी को लागू क्यों किया।
क्यों किया आपका कथन दिया गया है। भारत में एक समान और संगठित दंड कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए। ऑप्शन है, समझिए तो ये केवल सेना के लिए विशेष कानून बनाने के लिए, केवल व्यापारिक नियमों को नियंत्रित करने के लिए, और आपका है सी नंबर में टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषा को प्रमोट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर वैसे ये हो जाएगा, भारत में एक समान और संगठित दंड कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए। चलिए देख लेते हैं इसका डिटेल्स। ब्रिटिश सरकार ने भारत में आईपीसी इंडियन पैनल कोड इसलिए लागू की कि ताकि पूरे देश के लिए आपराधिक कानूनों में एक रूपता, यूनिफॉर्मिलिटी लाई जा सके, कानूनों को व्यवस्थित कोडिफाई किया जा सके और ब्रिटिश शासन के तहत कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ को स्थापित करके प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत किया जा सके, जिससे न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और समानता आए और अपराधों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाया जा सके। इसे लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता वाले पहले विधि आयोग ने तैयार किया था। इसका उद्देश्य भारत की जटिल और विविध कानूनी व्यवस्था को एक सुसंगत ढांचे में ढालना था। तो इसका राइट हो जाएगा, भारत में एक समान और संगठित दंड कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका हैप्पीनेस इंडेक्स से आ गया कि मुख्य रूप से किस तत्व को मापा जाता है, कि कोई कंट्री खुश क्या है, खुश क्यों है, मतलब क्या क्या चीज उसमें होना चाहिए। तो हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसे आमतौर पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, मुख्य रूप से किसी देश के नागरिकों को जीवन की व्यक्तिपरक संतुष्टि, सब्जेक्टिव वेलबींग को मापता है। खुशी का आकलन करने के लिए रिपोर्ट 6 प्रमुख संकेतकों का उपयोग करता है। पहला तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी आर्थिक उत्पादन और जीवन स्तर को मापता है, तभी ना खुशहाल रहेगा। दूसरा है आपका सामाजिक समर्थन, यह धारणा की जरूरत पड़ने पर किसी पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। फिर है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अच्छे स्वास्थ्य में जीने की औसत अपेक्षित आयु। फिर है जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, यानी व्यक्तिगत निर्णय लेने की आज़ादी की लोगों की धारणा। और फिर है जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, रिपीट हो गया है। और लास्ट में है जेनेरोसिटी, उदारता, दान या दूसरों की मदद करने जैसे कार्य वहाँ के लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। और इसी में हैप्पीनेस इंडेक्स में आपका मेजर किया जाता है कि ये सब तत्व एक खुशहाल देश में होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर कौन है। शुभंकर कौन है, सबसे पहले जान लेते हैं कि खेलो इंडिया गेम्स 20 मार्च से 17 मार्च 2025 तक खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह खेलो इंडिया गेम्स का दूसरा संस्करण था। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1300 से अधिक पैरा एथलीटों ने भाग लिया। इसमें 6 खेल पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा शूटिंग, पैरा टेबल टेनिस और पैरा पावर लिफ्टिंग में पदक जीता गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर उज्ज्वला है। उज्ज्वला था जो एक छोटी घरेलू गौरैया है। आपका उज्ज्वला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रतियोगिता की जो थीम थी, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, ये आपका था। ये नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम के परिसर में केडी जाधव इंडोर हॉल में दूसरे खेल इंडिया पैरा गेम्स 2025 की शुरुआत की घोषणा की गई। और शुरुआत किए थे केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया 27 मार्च 2025 को उद्घाटन किए थे। खेल का स्थल था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, ये 3 जगह वेन्यू बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबर का साथ दिया था। किसने अकबर का साथ दिया था, तो मान सिंह तो इसका सेनापति ही बन गया था।
अकबर का साथ कई प्रमुख व्यक्तियों ने दिया था, जिसमें उनके संरक्षक बैरम खान, जिसको खान बाबा अकबर बोलता था। नवरत्नों में राजा बीरबल, अबुल फजल। राजा बीरबल का नाम बताएंगे, असली नाम क्या है तो महेश दास, ये भी एग्जाम में पूछता है। अबुल फजल, राजा मान सिंह और राजपूत राजा भारमल, जिन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये सब प्रमुख थे जिन्होंने सैन्य, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में उनका सहयोग किया और मुगल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही लोग जो मिलकर क्या किए, बाबर और अकबर का साम्राज्य का विस्तार करने में सहायता किए। यही सारे लोग अगर भारतीय राजा के साथ मिलकर करते तो अकबर का सुपड़ा साफ हो गया था मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न है, वायु गुणवत्ता, एयर क्वालिटी के संदर्भ में किसे दर्शाते हैं? PM5 किसे दर्शाते हैं? तो आपका हो जाएगा PM5 आमतौर पर वायु गुणवत्ता के संदर्भ में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि PM2.5, PM और PM10 का उपयोग किया जाता है। PM2.5 का अर्थ पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है और 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले सूक्ष्म कणों को दर्शाता है। PM10 का अर्थ पार्टिकुलेट मैटर 10 है, जो 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कणों को दर्शाता है। तो इसका किस तरह से ऑप्शन था, आंसर था, आप देख लीजिएगा मेरे भाई। इसका राइट आंसर जो रहे मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग महाजनपद्स विथ देयर कैपिटल्स। मतलब आपको मिलाना है मगध की राजधानी कहाँ थी, वत्स की राजधानी कहाँ थी, तो वत्स का था कौशाम्बी। यहाँ पूरा 16 के 16 आपको महाजनपद का दे दिया गया है। मगध का क्या था, मगध का आपको राजगिरी वैशाली था, पाटलिपुत्र, राजगिरी वैशाली, सॉरी वैशाली नहीं, राजगिरी पाटलिपुत्र था। आपका काशी का क्या था बताएंगे? काशी का इसमें से देख लीजिए, आपका काशी का वाराणसी था, वत्स का कौशाम्बी था और अंग का चंपा था, अंग का चंपा था। चलिए यही इसका राइट आंसर है। बाकी पूरा यहाँ याद कर लीजिएगा। अंग की राजधानी चंपा थी, मगध का राजगिरी या पाटलिपुत्र, काशी का वाराणसी था, कौशल का श्रावस्ती या साकेत, बज्जी का वैशाली, मल्ल का कुशीनगर या पावा, चेदी का सुक्तिमती, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ या उसी को बोलते थे हस्तिनापुर, पांचाल, अहिच्छत्र, कांपिल्य, मत्स्य विराटनगर, सूरसेन, मथुरा, अस्मक की राजधानी पोटन, अवंती, उज्जैनी, माहिष्मती, गांधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी राजपुर या कपिसा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य मुख्य रूप से किस रूप या विशेषता को अभिव्यक्त करता है? तो भरतनाट्यम नृत्य मुख्य रूप से अभिनय, भावात्मक अभिव्यक्ति और नृत्य यानी शुद्ध लयबद्ध गति के संयोजन को अभिव्यक्त करता है, जिससे कहानी कहने और भावनाओं को व्यक्त करने पर विशेष जोर दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अ ब्लेंड ऑफ रिदम, टेम्पो एंड डिवोशन। मतलब ताल, लय, भक्ति का समागम, ये सारा समर्पण होना चाहिए। तो चलिए मेरे भाई, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फैले और फिर वो एक मोटिवेशन भी मिले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने का जल्द से जल्द। धन्यवाद।